हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा का पर क्या प्रभाव पड़ा। दो प्रकार से प्रभाव पड़ा था, तत्कालीन और दीर्घकालीन प्रभाव। उसमें वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे कि तत्कालीन प्रभाव क्या क्या थे, उस समय के क्या क्या प्रभाव पड़े थे शिक्षा नीति के अंदर। ठीक है, 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना की गई। 1854 में इस नीति की घोषणा हुई और 1856 तक कंपनी शासित सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई। देखो, 1854 की जो नीति थी उसमें एक घोषणा हुई थी कि कंपनियों के अंदर शिक्षा विभाग की स्थापना हो, जन शिक्षा निदेश व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हो, ऐसे। नंबर सेकंड है 1857 में कोलकाता व बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1857 में कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पहले तो उन्हें क्या किया गया, एक फॉर्मल सा टेस्ट लिया गया, उसमें छात्र जो भी उत्तीर्ण होंगे उन्हें प्रमाण पत्र देने तक ही सीमित रहा। बाद में इसमें शिक्षण का कार्य भी होने लगा। थर्ड है सभी स्तर के स्कूल और कॉलेजों की स्थापना शुरू हुई कि उस समय माध्यमिक उच्च शिक्षा संस्थानों की अधिक मांग थी, अतः कंपनी ने भी उसी स्तर के स्कूल कॉलेज खोलने शुरू कर दिए जो कि उन्हें जरूरत थी उसी स्तर के। विशेष 1857 की क्रांति भी स्टार्ट हो गई थी। 1857 में भारत के बीच और अंग्रेजों के बीच आज़ाद होने के लिए 1857 में क्रांति स्टार्ट हो गई थी। इस क्रांति को दबाने के लिए भारत में ब्रिटिश फौजी बुलाए गए, बहुत भारी संख्या में भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना करने के लिए। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंककि उसी समय 1858 में लॉर्ड एलिनबरा ने वुड के घोषणा पत्र की नीति का विरोध किया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। 1859 में लॉर्ड स्टेनल भारत के ब्रिटेन सरकार के मंत्री पद पर नियुक्त हुआ। उसने वुड के घोषणा पत्र को जारी रखने का आदेश दिया। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर सबसे अधिक बल दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार का है। सहायता अनुदान केवल माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों को ही दिया जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं दीर्घकालीन प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। अब के टाइम में शिक्षा राज्य में नियंत्रण। देखो, शिक्षा राज्य में नियंत्रण क्या होगा कि शिक्षा उसी के नियंत्रण में पूर्ण रूप से हो सकती है जब एक तरीके से संपूर्ण नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है, तभी उसको अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। ठीक है, वुड ने पहली बार भारतीय शिक्षा को पूरी नीति और पूरी योजना की प्रस्तुति की गई। तब से आज तक की शिक्षा में नीति में क्रियान्वित करने की पूरी योजना प्रस्तुत करती आ रही है, मतलब विकसित ही होती आ रही है। ठीक है, उसे चेंज नहीं किया गया है। नंबर सेकंड है शिक्षा का संगठन विभिन्न सत्रों पर। वुड ने के घोषणा पत्र में पहली बार बच्चों की आयु, मानसिक योग्यता के आधार पर शिक्षा को 4 सत्रों में बांटा गया। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। जैसे फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक छोटे हो गए, मतलब प्राथमिक हो गए, और 8 से लेके 12 तक माध्यमिक हो गया, और उच्च मतलब ग्रेजुएशन लेवल का उच्च शिक्षा हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट है शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व है। देखो, वुड के घोषणा पत्र में पहली बार शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया था। तब से लेके आज तक यही व्यवस्था अपनाई जा रही है कि राज्य का उत्तरदायित्व माना जा रहा है शिक्षा का। नंबर 4 है सहायता अनुदान प्रणाली की निरंतरता। देखो, पहले राज्य सरकार शिक्षा संस्थानों को स्वेच्छा से आर्थिक सहायता देती थी, अब भी देती है। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार निश्चित शर्तों को पूरा करने पर सभी प्रकार के विद्यालयों को आर्थिक अनुदान देना शुरू किया गया था। यह व्यवस्था कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी लागू है। इसमें कुछ परिवर्तन आए हैं पर लागू है इसमें भी। नंबर 5 है शिक्षा के उद्देश्य समय की मांग के अनुसार। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य आधुनिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित किए गए थे। तब से लेके अब तक समय की मांग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने का क्रम जारी है। यह वुड डिस्पैच की भारतीय शिक्षा में बहुत बड़ी देन है। वुड डिस्पैच लेकर आया था कि भाई शिक्षा के उद्देश्य में समय की बहुत जरूरी मांग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। मतलब पहले हम छोटे विद्यालय करेंगे, फिर बड़े, फिर और बड़े। ठीक है, ऐसे। नंबर 7 है जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अध्यापक शिक्षा में प्रगति। इन सभी शिक्षाओं में मतलब वुड डिस्पैच ने इसका बिगुल बजाया था कि भाई पहले जन शिक्षा होगी, फिर स्त्री शिक्षा, फिर व्यावसायिक शिक्षा, ऐसे।
नंबर 8 है उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, कि भाई उच्च शिक्षा प्राप्त करना है तो उसका माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए। ये हम उनकी कूटनीति मान रहे हैं कि भाई अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजी में उनको चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको अंग्रेजी चलाना उनकी व्यवस्था थी। ठीक है, फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के 55 वर्ष बाद भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कृषि, इंजीनियर और चिकित्सा के क्षेत्र में अंग्रेजी ही क्यों बना हुआ है अब तक। बट सच बात तो ये है कि आज भी हमारी यही व्यवस्था है कि हमें अंग्रेजी में ही उच्च शिक्षा चाहिए। अगर अंग्रेजी नहीं है तो हमें नॉलेजेबल नहीं माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।